नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होती है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला नंबर में है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ से जो भारतीय धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा है विदेशियों का विवरण। जो विदेशी यात्री भारत आए हैं उसके द्वारा उनकी जो पुस्तकें लिखी गई है उन पुस्तकों की सहायता से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है। उसके बाद चौथा में है पुरातत्व साक्ष्य। इससे भी बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी होती है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ की सहायता से क्या क्या जानकारियाँ मिली। तो धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन वेद है और इस वेद के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। यानी कि इस वेद जो 4 वेद है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वेद के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि वेद के रचयिता कौन है, तो इसमें महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहना है। उसके बाद वेद को 4 खंड में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, यानी कि ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है और 9वें मंडल में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को यहाँ पे छाट करके लिखा गया है। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। पूछा जाता है कि 9वें मंडल में किस देवता को समर्पित है, तो यहाँ पे सोम देवता इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की स्थापना है और इस ऋग्वेद में 1028 सूक्त 10,462 श्लोक है। यानी कि ऋग्वेद में कुल सूक्त की संख्या 1028 है और श्लोक की संख्या 10,462 है। उसके बाद 250 श्लोक का प्रयोग इंद्र देवता के लिए समर्पित है। यानी इंद्र देवता के लिए 250 श्लोक का प्रयोग किया गया है और अग्नि के लिए 200 श्लोक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यजुर्वेद में आ जाते हैं, दूसरा वेद में। तो यजुर्वेद पूछा जाता है कि यह किस तरह से लिखा गया है, ऑप्शन रहेगा। तो यह गद्य और पद्य, यानी गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद को लिखा गया है। और सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी कि यह गायन प्रधान भी होता है। इसे लिख सकते हैं गायन प्रधान, यानी कि भारतीय संगीत का जनक या गायन प्रधान सामवेद को कहा जाता है। और अथर्ववेद से रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म से संबंधित यह अथर्ववेद है। इसमें इन सारी बातों की चर्चा की जाती है। उसके बाद पुराण की बात कर लेते हैं। तो पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा थे। यानी कि पुराण के रचयिता लोमहर्ष और इनके ही पुत्र थे उग्रश्रवा। इनके द्वारा पुराण की रचना की गई है और इसकी कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है जो कि आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित यह है। यानी कि आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है और यह सबसे पुराना पुराण माना जाता है। उसके बाद विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद वायु पुराण या गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इसके द्वारा, वायु पुराण के द्वारा। उसके बाद हम लोग बौद्ध और जैन धर्म में आ जाते हैं। तो जातक, यदि पूछा जाए जातक किससे संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का संकलन किया गया है। बौद्ध जो थे बुद्ध, उसमें जातक में एक ऐसी किताब है, इसमें बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानी है इसमें संकलित किया गया है। और आगम में यह जैन साहित्य से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित इसमें बातें की गई है आगम में। यानी कि जातक में हो गया बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी
और आगम में हो गया जैन साहित्य, और कल्पसूत्र यह भी जैन धर्म से ही संबंधित है। उसके बाद अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र, इसमें 15 अधिकरणों में विभक्त है। इसे 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है अर्थशास्त्र को, और इसके रचयिता चाणक्य है, और इसका दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद राजतरंगिणी, इसके रचनाकार कल्हण हैं, और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अष्टाध्यायी, यह पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, और संस्कृत भाषा व्याकरण की यह प्रथम पुस्तक कही जाती है, अष्टाध्यायी। यानी इन स्रोतों से, इन पुस्तकों की सहायता से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद विदेशियों का विवरण की बात करें, तीसरे स्थान पे है विदेशियों का विवरण। तो इसमें मेगास्थनीज जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा जाता है प्रायः, उसी को यहाँ संग्रहित किया गया है। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है, और इन इंडिका पुस्तिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो भी बातें होती थी सारी इसमें इंक्लूड है, सब कुछ इसमें दर्शाया गया है इंडिका नामक पुस्तक में। यानी कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उसके बाद है डायमेकस, यह अंतियोकस का राजदूत था। उसके बाद बिंदुसार के दरबार में यह आया था। उसके बाद डायनोसियस, डायमेकस हो गया अंतियोकस का राजदूत और बिंदुसार के दरबार में। डायनोसियस टोलमी का राजदूत था, और यह अशोक के दरबार में आया था। उसके बाद फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आए थे, और हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के जो 4 भागों में विभक्त किया गया।